क्राइम में ग्रुप में शामिल है, उस पूरे के पूरे ग्रुप को सजा दी जाएगी। तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम का पहली बार इस वाले लॉ में जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और उसमें बहुत सारे जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल की स्टेट के लेवल पे तो था, जैसे मकोका आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में था, एक हमारे यूपी में था, ठीक है। क्या था जी यूपी में, आप भी बता दो, सारे जाओ भैया बताओ। यूपी में भी ऑर्गेनाइज क्राइम का जैसे मकोका था, तो यूपी में भी था एक ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम जो उसको स्पेसिफिक डिफाइन करता था। टाडा भी था, यूपी में भी था। क्या था जी, यूपी एपी क्या था, यूएपी। तो इस प्रकार के स्टेट लेवल पे थे, मगर नेशनल लेवल पे कोई नहीं था। तो इस बार पहली बार जो नया लॉ आया, जो भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 को जो इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें पहली बार ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया। और मैं इसको एक बार पढ़ के बताता हूँ जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है। टिल नाउ आईपीसी हैज नो प्रोविजन ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये मैन ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, मगर मुझे इसलिए लगे पूरा बेयर एक्ट बहुत बड़ा डिफाइन है, इसका स्पेसिफिक कुछ लाइन ताकि आप समझ सकें। एट द स्टेट लेवल सम स्टेट्स हैव इनेक्टेड लॉज टू दिस इफेक्ट, like the state of Maharashtra had enacted the Maharashtra Control of Organized Crime Act मकोका, जिसको मैंने बताया। But at the national level any such law was upset। नेशनल लेवल पे इस प्रकार कोई भी जो था सेक्शन नहीं था या कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं था जिसको हम इसको रोकथाम कर सकते। और सीरियस क्राइम होते थे, बहुत सारे क्राइम होते थे, हम उसको रोकने में फेलियर था, स्टेट फेलियर था, और ये स्टेट का कारण। अच्छा एक चीज बताओ जी, अब मुझे बीच में याद आ गई, नहीं तो कहोगे जी बेसिक बात नहीं बताई। अब ये जो फॉर एग्जांपल ये क्रिमिनल लॉ की बात हम कर रहे हैं, हमने बोला ये भारतीय न्याय संहिता है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। हम इसको क्रिमिनल लॉ ही क्यों कहते हैं, सिविल लॉ क्यों नहीं कह देते हैं? क्योंकि सर क्रिमिनल लॉ बेसिकली वो होता है जो एक व्यक्ति और राष्ट्र के बीच में होता है, और सिविल होता है तो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। हाँ, थोड़ा मैं इसको और कंसाइज कर देता हूँ। जो ऑफेंस होता है, ठीक है, क्राइम कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं है, क्राइम हम बोलते हैं, क्राइम कोई डेफिनेशन नहीं है। पहले आईपीसी में सेक्शन 40 हुआ करता था, ऑफेंस को डिफाइन करता था। जो ये ऑफेंस होता है, ये ऑफेंस हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होता है। इसलिए हमेशा जब भी आप जब कोई क्रिमिनल केस अभी कभी आपने देखा हो कोर्ट में, अगर आप गए हो, तो जो केस फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई क्राइम किया, तो जो आप कोर्ट में जाएंगे तो स्टेट वर्सेस प्रभाष होगा, यानी कि मैंने जो क्राइम किया है, मैंने लॉ जो है लॉ वायलेट किया है, वो किसका लॉ वायलेट किया है? जो स्टेट ने बनाया है। तो इसलिए पार्टी हमेशा जो है वो स्टेट रहती है, और एक्यूज कौन रहेगा? मैं इंडिविजुअल रहूंगा। मगर जो सिविल लॉ है उसमें दो व्यक्तियों के जो उनका इंडिविजुअल राइट है उनका वायलेशन होता है। आपके पड़ोसी ने आपका मकान कब्जा कर लिया, तो ये क्या है कि आपके इंडिविजुअल राइट का, आपका पोजेशन जो है, आपका पोजेशन मकान का ले लिया, तो इंडिविजुअल राइट का हैम्पर हुआ है। आपके दोस्त ने आपसे पैसे लिए, वापस नहीं किए, तो ये आपके इंडिविजुअल राइट का वायलेशन हुआ, इसलिए वहां पे हम रिकवरी सूट डाल देते हैं। तो इसलिए हमें ये पता है कि भाई क्रिमिनल लॉ क्यों है, और सिविल लॉ क्यों, हम उसको सिविल लॉ ही क्यों बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है उसका पार्ट, मैरिज एक्ट है, फैमिली लॉ है, ये सब सिविल लॉ है, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल राइट हैम्पर हुआ है। इसमें वैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अब जैसे इसमें एक नई चीज और ऐड की गई है, एटीएम से पैसे चोरी कर लेना, ये भी ग्रुप बना के चलता है, जुआ खेलना, और जैसे कि आजकल देश में चल रहा है पेपर लीक का, क्वेश्चन पेपर लीक का। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें इसको बोला कि जो ये जो ग्रुप जो बना के प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर है इनको लीक करते हैं, तो कह रहे हैं इनको भी ऑफेंस है, इनको डिफाइन किया गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि इनको रोकथाम की जाए और इन सबको सजा दी जाए और इनको सबको जेल भेजा जाए। हाँ बताओ जी। जैसे अभी रमी वगैरह गवर्नमेंट हो गया है जी, रमी वगैरह ये सब, हाँ जी, उसको भी सट्टा करता है। हाँ रहा हूँ, अभी क्रिप्टो करेंसी उस पर आ रहा हूँ। हाँ अच्छा जी, एक और अच्छी चीज आई नए लॉ में जो पहले नहीं थी। जो इंडियन पिनल कोड था उसमें कहीं भी जो टेररिज्म, टेररिस्ट ऐसा वर्ड जो था उसमें डिफाइन नहीं था। उसमें सजा जो मिलती थी वो स्पेसिफिक सेक्शन में मिलती थी।
ठीक है भाई 124 ये लगा दी, सेडिशन लगा दिया, ठीक है। आपने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाए, यहाँ के नारे को मैं 302 लगा दी। मगर कोई भी ऐसा वर्ड डिफाइन नहीं था कि हम कह सकें कि हाँ भाई हमारे जो है न्याय संहिता में, हमारे इंडियन पिनल कोड में ये स्पेसिफिक सेक्शन है जहाँ पे डिफाइन है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक सेक्शन नया जोड़ा गया भारतीय न्याय संहिता में 113। उसके अंदर आपको टेररिस्ट एक्टिविटी क्या होती है उसको डिफाइन किया गया। और क्या डिफाइन किया गया कि जो भारत की इंटीग्रिटी को, यूनिटी को, सॉवरेन को थ्रेट करता है या इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करता है, हम उसको टेररिस्ट एक्टिविटी में ऐड करेंगे। और क्या बोला गया जी, अब मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं कह रहे कि भाई आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो, कह रहे कि भाई जो कोई मान लो कोई टेररिज्म का ग्रुप है, कोई आतंकवादी संगठन है, उसकी वकालत करता है और आपको पता है, और वो बस वकालत करता है, लॉबिंग करता है उसकी, हो सकता है उसको असिस्ट भी करता हो, मगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें बोला गया कि सेक्शन 113 में कि वो भी अगर आप टेररिज्म को या उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं, ऐसे एक अपने यहाँ पे इंडिया में एक स्टेट था जहाँ पे बहुत सारे उसकी वकालत करते, उसकी लॉबिंग करते थे, उसको असिस्ट करते थे, तो बोला भी ये भी ऑफेंस है, इसको भी अब ऑफेंस की कैटेगरी में रखा और सेक्शन 113 इसमें ऐड कर दिया गया कि आप देश में रहते हैं और जो देश का नुकसान कर रहे हैं, यहाँ के नागरिकों का नुकसान कर रहे हैं, यहाँ के यूनिटी, इंटीग्रिटी और यहाँ की संप्रभुता को खतरा पहुंचा रहे हैं, यहाँ की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं, यहाँ की सेना को चुनौती दे रहे हैं, यहाँ की सरकार को, आप उसकी वकालत कैसे कर सकते हो? लिबर्टी के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बोला ये भी अब ऑफेंस में आएगा जी। और सेक्शन 113 इसके लिए उन्होंने जो नया जो प्रोविजन आया, जो नया लॉ आया भारतीय न्याय संहिता, उसमें उसको ऐड कर। हाँ भैया आप कुछ पूछ रहे थे उस टाइम, आप पूछ लीजिए। हाँ कई बार देखिए माहौल का प्रेशर इतना होता है, मैन भी हैं, कई बार प्रेशर इतना होता है, मगर कोई आपको लगे जेन्युइन बात हो आप पूछ लीजिएगा, कोई अगली मुलाकात पता नहीं फिर कभी। सर वो पहले बोला कि इनफिडेलिटी को, जो चीटिंग को एक हाँ जी, क्राइम माना जाता क्या? चीटिंग को, इनफिडेलिटी को क्राइम माना जाता था कि अभी भी है, और उसको एडल्ट्री माना जाता था। एडल्ट्री खत्म हो गई, वो खत्म हो गया, उसको डिस्कंटिन्यू करने का क्या है? तो कंटिन्यू करना चाहिए ना, थोड़ा इधर डबल फेस सोसाइटी हो गई ना, थोड़ा डबल फेस उसके जुडिशरी का दो फेस बना, एक उसमें आप कर रहे हैं कि इनफिडेलिटी रॉन्ग और एक काम दोनों के रॉन्ग। नहीं, एडल्ट्री और फॉल्स प्रॉमिस दोनों अलग चीज है। मैं सवाल समझ पाया, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ, आप मेरे को दोबारा समझाओ। एडल्ट्री और वो फॉल्स प्रॉमिस दोनों अलग बातें हैं। एडल्ट्री का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, और फॉल्स प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट अलग है। समझ रहे हो आपकी बात को? दोनों बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट हैं। चलिए जी एक नए कानून पे बात कर लेते हैं। एक जो बहुत बड़ा चेंज आया, पहले क्या होता था, जो पुलिस होती थी या जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी, कई बार क्या होता था कि वो मान लीजिए कई बार क्या होता है जो सत्ता में बैठे हैं या जो पुलिस मशीनरी है, वो कई बार जो एक सेक्शन होता था 124A सेडिशन, जिसको हम देशद्रोही बोलते हैं, उसका मिसयूज भी हो जाता था। चलो भाई ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, चलो इसको उठा के डालो, ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, चलो इसको उठा के डालो। अब बोला कि सेडिशन वर्ड ही खत्म कर दिया। अब एक नया सेक्शन आया, सेक्शन 152। इसमें ये बोला गया, इसमें सेडिशन की बात नहीं की गई, इसमें थोड़ा और और ब्रॉड तरीके से इन्होंने बोला कि जो भारत की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को थ्रेट करेगा, उसको उठा के जेल में डाल देंगे। अब देशद्रोह की बात नहीं करेंगे, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिया है, यानी कि अब जो भी चीजें होंगी वो लीगल पैटर्न पे होंगी, वो लीगल वे से होंगी। अब इसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। अब थ्रेट कैसे करेगा? या तो हथियार उठाएगा, या भारत के खिलाफ लॉबिंग करेगा, या भारत में जो यहाँ के निवासी नहीं है उनकी एंट्री करवाएगा इलीगल तरीके से, तो भारत के खिलाफ है। कह रहे इतनी प्रकार जितनी भी जो एक्टिविटी है जो यहाँ की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, इंटीग्रिटी के खिलाफ है, यूनिटी के खिलाफ है, उसको हम क्या करेंगे, उसको जो है हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो जो सेडिशन वर्ड था, वो सेडिशन वर्ड अब खत्म कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता से। ये जानना इसलिए जरूरी था कि सेडिशन एक बहुत ही प्रचलित वर्ड था और हर 2-4 साल 5 साल में देश में कोई चित्र बनाता था, कोई कुछ करता था, कोई म्यूजिक के बहाने, कोई किसी के बहाने, और उनको उठा के जेल में डाल दिया था।
और कई बार जो गवर्नमेंट थी अगर उनके अगेंस्ट वो व्यक्ति तो उसको सेडिशन के नाम पे जेल में डाल के भाई देश के खिलाफ बोल रहा है, मगर अब उसको खत्म कर दिया गया। उसकी जगह एक सेक्शन आया, सेक्शन 152। अब उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी, लीगल कार्रवाई होगी, और सारी चीजों को देखते हुए, सारे एविडेंसेस को देखते हुए अगर वो जस्टिफाई होता है तो ही उस पर कार्रवाई होगी। तो ठीक है, अब आप खुल के बोल सकते हैं क्योंकि अब सेडिशन खत्म हो गया। ये एक बेसिक्स जानकारी थी, मेरे को लगा कि ये देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज। तो हो सकता है कि आपकी नजर में सेडिशन खत्म करना है, चेंज ना हो, मगर जो सोशल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं और जो लिबरल लोग हैं, उनके लिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता था। कई बार सही होता था, कई बार मिसयूज बहुत होता था, इसलिए इस सेक्शन को हटा दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सिद्धार्थ ने उठाई थी, मैं उसी पे आ रहा हूं। उससे पहले एक और चीज, पहले क्या होता था जी, आप देखिए कितना बड़ा चेंज आया, कितना बड़ा चेंज आया। अब कैसे आया? ऐसे आया कि पहले कोई ऑफेंस होता था, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी की बाइक चोरी हो गई, या मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, या मान लीजिए किसी से पुलिस ने ये बोल दिया, किसी एक 18 साल के युवा को पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया और ये बोल के अरेस्ट कर लिया कि भाई इसके हाथ से जो है, इसके पास से, इसके पोजेशन से हमें इल्लीगल वेपन मिला। पुलिस ने बोल लिया। अब मजिस्ट्रेट के पास कोई चारा नहीं होता था, अब ट्रायल तो बाद में चलेगा ना जी, पुलिस ही उसमें कंप्लेंट बन जाती थी। पुलिस के पास ये पावर होती है कि खुद कंप्लेंट बन सकती है उसमें। अब वो उसमें कंप्लेंट बन जाती थी और क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे चोरी के मुकदमे आप थानों में चले जाओ, देखोगे बाइकें लगी होती है लाइन से, टूट रही है, फूट रही होती है, बहुत सारे कट्टा जो होता है, कट्टा इलीगल वेपन पुलिस लगा देती है, दिखाती है हाँ जिससे कट्टा मिला था। अब मान लीजिए उसने थेफ्ट किया, थेफ्ट तो किया साथ में ये भी दिखा दिया कि इससे कट्टा मिला था, इससे मतलब वेपन मिला था। अब उसने दिखा तो दिया, मजिस्ट्रेट को दिखाया और उसने बोला कि जी विटनेस था, विटनेस नहीं था, कोई पब्लिक विटनेस मिला, नहीं था जी, सीसीटीवी फुटेज थी, नहीं थी। तो कह रहे तुम्हें कैसे पता? ये डिस्क्लोजर है, पता। जब हमने इसको पकड़ा तो उसके बाएं पॉकेट में या दाएं पॉकेट में वेपन मिला और हमने मौके पर रिकवर किया। और इसने हमने डिस्क्लोजर में बोला गया है, और डिस्क्लोजर में क्या बोलता है कि उस कोई विटनेस तो नहीं होता, तो क्या कहता है? ये कहता है कि भाई ऐसा है कि मैं नशे में गलत रास्ते पे चल पड़ा और इसलिए मैंने गलत रास्ता चोरी का अपना लिया, और हाँ मेरे कब्जे से मेरे पास ये अवैध कट्टा था, कोई प्रूफ नहीं था, उसको उठा के जेल में डाल दिया। मान लीजिए अपने आपके एरिया में कई सारे हो सकता है, वैसे मेरे को लगता है आपके ऐसे फ्रेंड्स नहीं होंगे, और बाय चांस किसी के अड़ोस पड़ोस में ऐसा हो, मान लीजिए कि थोड़ा सा वो चुलबुला है, चंचल है, लड़ाई झगड़ा करता है, रोज उसकी शिकायतें जाती है थाने, तो कई बार थाने वाले क्या होते हैं कि परेशान होके उसको जानबूझ के फंसा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करेगी। कई आपके दोस्त होंगे नशे का एलिगेशन लगा देते हैं, बट अब ऐसा करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो नया लॉ आया इसके अंदर फॉरेंसिक प्रोब, यानी कि फॉरेंसिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। क्या इंपॉर्टेंस दी गई? आपको कोई ऑफेंस होगा, आपको कोई क्राइम होगा, मान लीजिए मर्डर हो गया, तो वहां पे पुलिस जो है मौके पे जाएगी, वहां पे उसके बाद एक फॉरेंसिक टीम हुआ करेगी, उस फॉरेंसिक टीम को मौके पे बुलाएगी और वो क्या करेगी? फॉरेंसिक टीम जो है वहां पे सारा इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी वीडियोग्राफी करेगी, और जो भी उनका सिस्टम होता है, जैसे कि कहीं पे उंगलियों के निशान है कि नहीं है, कोई कहीं पे एविडेंस है कि नहीं है, तो फॉरेंसिक टीम जो है सारी वीडियोग्राफी करेगी। और फॉरेंसिक टीम जो है इसके लिए हर साल और एक नेशनल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने का गवर्नमेंट का प्लान है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हर साल ज्यादा से ज्यादा, और पुलिस में स्पेसिफिक पुलिस लाइन में इसको भर्ती किया जाएगा। स्टेट इसको जो है एक जॉब भी क्रिएट होगी और स्टेट इसको प्रमोट करेगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। दूसरी बात, अब और क्या फायदा हुआ नए लॉ में? एक फायदा और हुआ कि अब जो क्राइम पे जो भी कुछ भी होगा पुलिस भी क्या करेगी? वीडियोग्राफी करेगी। मान लीजिए एफआईआर लिखी जा रही है या वहां पे सीन पे जाकर वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसकी भी वीडियोग्राफी होगी। अब पुलिस झूठ नहीं बोल पाएगी कि वहां पे सीसीटीवी नहीं था, वहां पे पब्लिक विटनेस नहीं था। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो यूथ हैं जो पुलिस के द्वारा फॉल्सली इंप्लीकेट करके जेलों में भर दिए जाते थे, वो फॉल्सली इंप्लीकेट होने से बच जाएंगे। एक चीज और हुई,
जब पुलिस जाती है, एक प्रोविजन होता है कि वहां पे वो पहले सर्च करते हैं। मान लें किसी को उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि फलानी जगह कोई क्राइम हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है, वो जाती है वहां पे, उसको पकड़ती है, उसको सर्च करती है, उसके पास से जो चीजें मिलती है उसको सीज करती है। तो पहले क्या था कि अब ये प्रोविजन आ गया नए लॉ में कि उसकी वीडियोग्राफी होगी। जब वो सर्च कर रही होगी, उसके कपड़ों को टटोल रही होगी, ढूंढ रही होगी, तो उसकी भी वीडियोग्राफी होगी, और वो जो चीज वहां से पॉकेट से सीज करेगी उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। पहले के लॉ में ऐसा नहीं था। अब इससे ये फायदा होगा, जब सर्च और सीज के टाइम पे जब वीडियोग्राफी होगी और हर चीज का फॉरेंसिक वो जब एक्सपर्ट होगा, तो इससे क्या होगा, जो यूथ एक बड़ा जो था, जो इसको क्या बोलूं, क्या वर्ड यूज करूं, जो ऐसे लड़के थे ग्रुप बना के बाइक घूमते थे, वो फॉल्सली पुलिस के द्वारा इंप्लीकेट थी। पुलिस के पास क्या होता है, टारगेट होता है कि हमें महीने का इतना टारगेट करना है, साल का इतना टारगेट सेट करना है। तो वो क्या करती थी, किसी भी, मान लो किसी ने एक बार क्राइम कर लिया, गलती से कर लिया, उसके बाद फिर 1 दिन 10 केस, 20 केस, 15 केस लग जाते थे। तो इस प्रकार से जो फॉल्सली इंप्लीकेट करने की जो नंबर्स हैं वो अब घट गए। हाँ जी सिद्धार्थ जी। तो सर मैं ये कह रहा था कि पुलिस की गवाही तो वैसे भी कोर्ट में लागू नहीं होती पहले भी। नहीं, गवाही की बात नहीं, मैं स्टेटमेंट की बात। पुलिस ने अगर मान लो किसी को बोल दिया कि मैं विटनेस हूं, पुलिस ने बोला कि मैंने देखा ऐसा क्राइम करते, तो उसकी गवाही तो वैसे भी नहीं, मैंने पुलिस की बात नहीं करी। मैंने कहा कि अब जो नया लॉ आया है, यहाँ पे फॉरेंसिक की बात आ गई है, यहाँ पे वीडियोग्राफी की बात आ गई है, यहाँ पे सर्च एंड सीजर जब सीज करने जाएगी, वहाँ पे जो एलिज्ड मटेरियल है उसकी वीडियोग्राफी की बात आ रही है। तो मतलब कई केसेस में होता है कि जैसे जहाँ पे पुलिस के पास एविडेंस होता है, तो वहाँ पे पुलिस खुद भी कंप्लेंट बनती है, मगर वहाँ पे प्रोसीजर ट्रायल वही फेस करना पड़ता है जो नॉर्मल केसेस में होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि पुलिस कंप्लेंट बन गई तो वहाँ पे जाके कोर्ट में मांग लिया जाएगा, और ट्रायल उसी तरीके से फेस करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि अगर आज के टाइम पे अगर कोई पुलिस किसी को फॉल्सली एक्यूज करती है और उसको सर्च करती है और उसके पास वेपन मिल भी जाता है, हाँ, और वो कोर्ट में जाते हैं और उसका वीडियो नहीं बनाया, नहीं वीडियो बना कंपल्सरी प्रोसीजर है। मैं बताता हूं, अगर आप वीडियो नहीं बनाता कोई, हाँ तो लूप होल है ना जी, डिस्चार्ज होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्जशीट फाइल करेगा और डिस्चार्ज होगा, बेल मिल जाएगी तो। हाँ तो वीडियोग्राफी करना कंपल्सरी है, लॉ है जी, ये कंपल्सरी हो लॉ है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नए लॉ में आया है कि आपको वीडियो सर्च एंड सीजर के टाइम पे आपको करना ही पड़ेगा। तो मुझे स्पेसिफिक सेक्शन पहले 51-52 में होता था, अब जय भाई किसमें होता है याद है, सेक्शन 70 49-50 में। अब आप पूछिए। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब अगर सर्च एंड सीजर के मामले में भी अगर जैसे पुलिस विदाउट वारंट किसी को सर्च कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कॉग्निजेबल, उसको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस संगीन अपराध है, बिल्कुल वैसे बराबर कि कहीं पे कि वारंट के बिना आपकी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, जहाँ पे वो जो गंभीर अपराध नहीं होते हैं, ठीक है, कि मतलब जैसे जहाँ पे गंभीर अपराध है वहाँ पे वो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। जहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वहाँ पे विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल पे तो ऑफेंस नहीं आएगा, विद द परमिशन मान लो ऑफ गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी बिना किसी बात के पुलिस सर्च कर लेते हैं गाड़ी, तो वो सर्च कर लो, अरेस्ट कहाँ कर रही है, नहीं सर्च करना भी मैं नहीं करूँ बिना सर्च वारंट के, अगर गाड़ी खोलने लग जाए फिर आपकी जेब में चेक कर लेते हैं, नहीं सर्च करते अथॉरिटी होती है, पब्लिक सीनियर उससे अथॉरिटी होती है, पूरा लेटर होता है। अगर गाड़ी ट्रैफिक पे खड़ा तो गाड़ी को चेक करेगा। नहीं ऐसे कई बार ऐसे जैसे हो जाता है, कई बार ऐसे वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता है, वहाँ पे वो होता है, वो अरेस्ट और नॉन अरेस्ट का इशू होता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अभी तो ऑफेंस कराई नहीं उसने, ऑफेंस कमिट तो हम लोग वो भी तो गुजर रहा है, पुलिस का काम है, ड्यूटी है उसकी चेक करना। अभी ऑफेंस वो ऑफेंस होने दो, ऑफेंस होगा तभी तो उसके बाद चेकिंग और नॉन चेकिंग और सर्च और उसकी बात आएगी। तो विदाउट ऑफेंस को चेक नहीं कर सकते? नहीं ऐसा नहीं, मगर उसकी जो रूटीन चेकअप है वो कर सकती है। रूटीन में अगर मान लो गाड़ी लाइसेंस है कि नहीं है, वो तो ठीक है, मतलब जैसे जेब चेक करते हैं, क्या चेक जैसे किसी के पॉकेट चेक करना है या फिर किसी की गाड़ी चेक करना है, हाँ कर सकते हैं। वो लाइसेंस वाइसेंस मांगते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कौन सा ऐप होता है उसको दिखा देता है, डीजी ऐप। आजकल तो कपड़े वपड़े भी चेक नहीं लगते, डीजी ऐप। जब उनको अगर मान लो कोई इन्फॉर्मर ऐसा होता है, उनका कई बार ऐसा होता है, इन्फॉर्मर होता है, इन्फॉर्मर उनको ऐसी कोई बात बोलता है कि भाई ये जो बाइक आ रही है, 2 लड़के आ रहे हैं, ये इलीगल वेपन कैरी करा हुआ है, उस कंडीशन में पुलिस उनको जो है सस्पेक्ट के आधार पर उनको रोक के इन्वेस्टिगेशन करती है। हाँ जी, एक चीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, अभी
हमारे इंडिया में ये बड़ा इशू रहता है कि भाई न्याय जो है बड़ा लंबा चलता है। एक बार कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसकी दूसरी तीसरी पीढ़ी भी सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, मर्डर केस में 10-10 साल तक ट्रायल चल रहा है। हमने मान लो हमने गए थाने में, मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटी, किसी ने बदतमीजी कर दिया, मॉल में गए किसी फीमेल फ्रेंड के साथ या कोई मेल फ्रेंड है उसके साथ किसी ने मारपीट कर दी, वो थाने गए, उन्होंने बोला भाई मेरी मोबाइल चोरी हो गई, वो कहते थे भाई तुम्हारा रिडक्शन नहीं बनता, ये नहीं बनता, कंप्लेंट आप लिखते तो कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसा प्रोविज़न आ गया नए लॉ में कि अगर आपने कोई कंप्लेंट लिखित में दे दी है तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि आपको 90 डेज के अंदर उसने क्या इन्वेस्टिगेशन करी आपके कंप्लेंट पे वो आपको रिटर्न में बताएगा। अभी तक क्या कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस तो सुनती नहीं है। आपके साथ मान लो आपके पड़ोसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, आपके लात दूसरे बजा दिया, आप कंप्लेंट करने गए, मैं जा रहा हूँ कि मेरे को इसको थ्रेट दिया तो जान से मार दूंगा, पुलिस जो है बुला के समझौता करा देती है और ना कई बार तो पूछती भी है, कॉल भी नहीं करती, बुलाती भी नहीं है। मगर होता क्या है कि अब ये नए लॉ में आया कि आपको 90 डेज का टाइम है पुलिस के पास कि आपने अगर कोई रिटर्न में कंप्लेंट की है तो आपको रिटर्न में 90 डेज के अंदर बताएंगे आपके कंप्लेंट पे क्या इन्वेस्टिगेशन। ये स्पेसिफिक नए लॉ में ऐड किया गया। पहले क्या होता था कि पहले जो FIR होती थी, आप गए, आपके साथ मान लो कोई घटना घटी, पुलिस FIR नहीं करती थी, तो जजमेंट हुआ करती थी, अभी भी ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसके अंदर भी ये प्रोविजन था कि अगर आपने कोई कंप्लेंट की है तो आपके पास ये राइट है कि आप रिटर्न में पुलिस से पूछ सको कि भाई मैंने जो कंप्लेंट की थी आपने क्या एक्शन लिया। मगर वो जजमेंट ना पुलिस वाले पढ़ते हैं, ना कई बार लॉयर्स हर तरीके के होते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं, तो कभी हम पुलिस को कंपेल ही नहीं कर पाते हैं कि मैंने जो कंप्लेंट आपको दी थी आपने रिटर्न में इसका अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की। तो नए लॉ में इसको स्पेसिफिक ऐड किया गया कि अगर आपने कंप्लेंट की है तो पुलिस जो है आपको 90 डेज के अंदर आपको बताएगी इन्वेस्टिगेशन करके कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की। तो आप बेधड़क थाने जा सकते हो, रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हो। अगर वो आपकी कंप्लेंट लेने से मना कर देता है तो आप उसको ईमेल करो, अगर आपकी ईमेल से भी नहीं सुनता है तो आप वहाँ के जो थाने का एड्रेस है उस पर आप स्पीड पोस्ट कर दो। अगर तो तब भी आपकी बात नहीं सुनता है तो आप अपने वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को स्पीड पोस्ट कर दो। अगर तब भी आपकी वो बात नहीं सुनता है तो फिर आप कोर्ट चले जाओ, मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट लिख के। मगर पुलिस की ये ड्यूटी है कि अगर आपने कंप्लेंट लिख के दी है तो फिर आपको वो उसमें इन्वेस्टिगेशन रिटर्न में करके बताएगा कि भाई आप उसने आपकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई की है। तो नए लॉ में ये चीज आया। पहले मैं तो बोला कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या पुलिस के पास इस प्रकार की चीजें थी, मैं सर्च एंड सीजर का उदाहरण बताया, आपको वीडियोग्राफी का उदाहरण बताया, आपको बताया कि फॉल्सली इंडिकेट किस प्रकार से कर लेते थे, मैंने आपको बताया कि आप कंप्लेंट ढक के बहुत परेशान आदमी रो रहा है उसके लिए, तो भाई उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि उसका कोई घटना घट जाए, पुलिस उसकी बात नहीं सुनती है, वो सोचती है कि हमारा खर्चा पानी कैसे निकल जाए, हमारी फीस कैसे बन जाए, हम अपोजिट पार्टी से कैसे बातचीत कर लें। तो इस प्रकार की चीज़ें नए लॉज में ऐड की गई है ताकि जो है पुलिस की पावर को, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि पुलिस का पावर बढ़ रही है, मगर मैं सोचता हूँ कि पुलिस के पास पावर घटी है, बढ़ी नहीं। तो ये अच्छी चीज़ है ना जी भैया, अच्छी चीज है ना, ये तो अच्छी चीज है। कैसे घटी है सर, मतलब पुलिस की पावर थोड़ा बताइए। भैया पावर तो घटी, पहले कोई जवाबदेही नहीं थी, अब पुलिस की जवाबदेही तय हो गई, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई कि आपको ये बोलना है, अगर आप नहीं बोल पाओगे तो आप थाने से कोर्ट चले जाओगे, कोर्ट चले जाओगे तो भाई हो सकता है सस्पेंड भी हो जाए। तो ये सर ये तो पहले भी था, अगर मान लो कि पुलिस वाले FIR नहीं लिखते तो आप सुपरिटेंडेंट के पास भी जा सकते थे कोर्ट। नहीं, मैं कंप्लेंट की बात कर रहा हूँ, कंप्लेंट FIR तो आपने लिखित में कोई कंप्लेंट नहीं, आपकी FIR दर्ज नहीं हुई, ठीक है, अगर उसके बाद आपने फिर SP को दी, उसके बाद आप कोर्ट गए, ठीक है। मगर अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपने लिखित में कंप्लेंट दी तो उस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई की, क्या इन्वेस्टिगेशन करा, उसने सामने वाली पार्टी को बुलाया नहीं बुलाया, उसने वहां पे चेकिंग की, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको जस्टिफाई किया नहीं किया, आपकी कंप्लेंट को सुना नहीं सुना, मैं और ये 90 डेज के अंदर करना है। FIR की जरूरत नहीं, सिर्फ कंप्लेंट, ठीक है। FIR तो जो कॉग्निजेंट पे होगी पुलिस को करेगी, मगर आपने अगर लिखित में कंप्लेंट दी है कि आप मान लो आपका पार्किंग का झगड़ा हो गया, पार्किंग के झगड़े में बताओ कितनी FIR होती है देश में, आपकी मान लो साइकिल चोरी हो गई, बताओ कितनी FIR होती है देश में। आप इवन आपकी कंप्लेंट, आपने कोई लिखित में बोला कि भाई साइकिल चोरी हो गई, मेरे घर का वाटर पंप चोरी हो गया, उसकी भी सुनवाई होती है, मगर आपने अब लिखित में कंप्लेंट करी, कम से कम संज्ञान ले, उस पर कार्रवाई तो करे, और इसकी रिपोर्ट 90 डेज में देगा आपको। तो ये एक अच्छी चीज होती है।
कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ भैया हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, आप उसकी जवाबदेही पुलिस की नए लॉ में तय हो। पहले जवाबदेही नहीं थी, आप ज्यादा क्या करोगे, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस पे चले जाओगे, ज्यादा कोर्ट चले जाओगे, वो एटीआर रिपोर्ट वहां जाएगा 156(3) में वहां पे कॉग्निजेंस लेगा, उसका डायरेक्शन देगा कि हाँ भाई एटीआर रिपोर्ट कॉल करो, एटीआर रिपोर्ट में पुलिस झूठी रिपोर्ट बना के। आज तक 200 की कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज होने की रेशियो बहुत कम है। 200 की कंप्लेंट है, मजिस्ट्रेट को जब हम कंप्लेंट लिखते हैं, हम मजिस्ट्रेट के थ्रू कोशिश करते हैं कि एफआईआर दर्ज हो, बहुत रेशियो कम होता है। तो ये चीज अच्छी है। एक अच्छी चीज और हुई है, मान लीजिए एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट यानी कि चार्जशीट का मतलब होता है कि मान लो कि आपने कोई चोरी कर ली, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक पुलिस अपना जो है पूरी रिपोर्ट तैयार करती है, उसको हम बोलते हैं चार्जशीट। क्या बोलते हैं जी? चार्जशीट। वो चार्जशीट जो है मजिस्ट्रेट के पास जाती है। ये स्टोरी इसलिए बताना पड़ रहा है कि जो मैं बात समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, वो उस बात को समझाने के लिए 2 लाइन की स्टोरी बतानी पड़ती है। अब वो जो चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट उस चार्जशीट को आप बताओगे ना कि चार्जशीट में ये एलिगेशन लगे हैं और ये हमारे पास एविडेंस है, तो क्या करेगा, उसको कंसीडर करेगा, उसको सुनेगा। फिर मान लो जो आपने चोरी करी हो, चोरी का जो सेक्शन होगा, स्पेसिफिक सेक्शन को वो क्या करेगा, लिखवाएगा, उसको बोलते हैं चार्ज फ्रेम करना। वो ऑर्डर लिखवाएगा, बोलेगा चार्ज फ्रेम करवाना बोलते हैं उसको। अब वो चार्ज फ्रेम कई बार क्या होता था कि चार्जशीट फाइल हुए 1 साल हो गया जी, 1 साल हो गया चार्ज फ्रेम हुए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, चार्ज ही फ्रेम नहीं हो रहा। खुद एक मुकदमे में 2021 का केस है, चीटिंग का केस है, आज तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। 2021 में 2024 चल रहा है, ये भी खत्म होने वाला है। और जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट एक्सपायर हो गया, मान लो कोई बुजुर्ग को कंप्लेंट एक्सपायर हो गया, उसको किसी दूसरे व्यक्ति ने हिट कर दिया, गोली मार दी, वो मर गया, अब उसके लीगल हार्ड्स केस लड़ रहे हैं, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो शोषण ही है ना जी। तो वो तो जुडिशरी का लेवल पे है ना चार्ज उसमें। मैं उसी में अगली लाइन सुनो। अब क्या हुआ कि अब नए लॉ में ये स्पेसिफिक ऐड कर दिया कि जज का जो मान लो मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई केस आया, चार्जशीट फाइल हुई और उसने कॉग्निजेंस लिया, तो उसको विदिन 60 डेज चार्ज फ्रेम करने का, 2 महीने के अंदर चार्ज फ्रेम करना है। कितना प्रेशर है, अब वो टाल नहीं सकता। अगर उसने टाला तो उसको जवाबदेही है, उसकी जवाबदेही तय कर दी मजिस्ट्रेट की, पुलिस की भी कर दी, मजिस्ट्रेट की भी कर दी कि भाई आप ये नहीं कि अगर आज केस फाइल हो गया 2024 में 2027 में चार्ज फ्रेम हो रहे हैं, आपको विद इन 60 डेज चार्ज फ्रेम करना है। एक अच्छी चीज आई, इससे क्या होगा, स्पीड ट्रायल बढ़ेगा, केसेस जो है जल्दी जल्दी खत्म होंगे। एक अच्छी चीज आई। एक और अच्छी चीज आई, कई बार क्या होता है केस खत्म हो गया जी, अब सब कुछ हो गया, ट्रायल हो गई, गवाही हो गई, गवाही इन द सेंस कि दोनों पार्टी एक दूसरे से एक लीगल टर्मिनोलॉजी क्रॉस एग्जामिनेशन, उसमें क्या होता है एविडेंस होता है, एविडेंस में क्या होता है चीफ होता है, क्रॉस होता है, और उसके बाद आप समझिए इन कंक्लूजन की केस खत्म हो गया, आर्गुमेंट बहस सब हो गई। अब ऑर्डर आना है जी, ऑर्डर फेवर में है, अगेंस्ट में, तो ऑर्डर आएगा, जज का तो पता चलेगा। उस ऑर्डर को आने में 6 महीने लग जाते थे। 6 महीने में हर डेट पता कि अभी जज साहब फ्री नहीं है, अभी ऑर्डर टाइप नहीं पाया, अब 1 महीने बाद आ जाए, कई बार 2 महीने की भी डेट लग जाती है। अब ऐसा हुआ कि अगर केस खत्म हो गया, केस खत्म होने के 45 डेज के अंदर आपको जजमेंट दे दी। क्रिमिनल लॉ में, सिविल में तो अभी भी 1 साल चल रहा है। सिविल लॉ का इतना बुरा हाल है कि आज अगर केस डिग्री मिल गई, आपको पोजीशन मिल गया मकान का, 1 साल तक ऑर्डर चल जाएगा, ये ऑर्डर जज साहब ने ऑर्डर पास नहीं करे, ऑर्डर ही पास नहीं करे, 6-6 महीने 8-8 महीने तक पार्टी बेचारी आगे सुबह शाम तक बैठती है। दूसरे इसका रीजन तो कुछ और था ना, इसका रीजन बेसिकली ये था कि जजेस कम थे और बहुत सारे बर्डन ऑफ केसेस ज्यादा है, इससे तो जजेस पे बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं तो इसमें आप देखो, आप समझेंगे जजेस का फायदा नहीं करना भैया, पब्लिक वेलफेयर है, स्टेट वेलफेयर है, जजेस का फायदा नहीं होगा, बट जजेस के ऊपर बर्डन उनका बढ़ जाएगा। काम है, वो काम करेंगे, जल्दी बैठ के करेंगे। वो 4 बजे कोर्ट बंद कर देते, कोर्ट 4 बजे जल्दी बंद हो जाती है, वो अपना चैम्बर में बैठ जाते हैं, अब 6 तक बैठ के जजमेंट लिखवाएंगे। आपके टैक्सेस से पैसे जा रहे हैं ना सर, जजमेंट लिखने कैसे टाइम से क्यों नहीं, आपको स्पीडी न्याय मिलना चाहिए। ये जस्टिस सेंट्रिक लॉ है, ये आपको जस्टिस जल्दी मिले, ये वो लॉ। तो हमने कितनी बातें डिस्कशन करी, अभी और बातें डिस्कशन करनी है। जो हमने पहला डिस्कशन किया वो तो मैं एक बार रिवाइज कर ले। हमने कम्युनिटी सर्विस की बात करी, हमने बात करी कि सेक्सुअली इंटरकोर्स फॉर फॉल्स प्रॉमिसेस विद मैरिज,
इसके अलावा हमने बात करी वीडियोग्राफी की बात करी, हमने सर्च एंड सीजर के टाइम पे कैसे फॉल्सली इंडिकेट किया जाता है, हमने जजमेंट की बात करी, जजमेंट जल्दी देनी है, पुलिस की किस प्रकार से जवाबदेही तय की हमने उसकी बात की,